जी नमस्कार। आप समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और आप लोहिया जी के विचारधारा के हैं और सपा से जुड़े हुए हैं। आप पुराने नेता हैं और देवरिया के मूलतः रहने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोहिया जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है और समाजवादियों के बीच में किस तरह का संघर्ष है, इसे लेकर क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लिया जी। सुभाष जी, देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवादी चिंतन है वो पूरी तरह से आज भी प्रासंगिक है और उत्तर प्रदेश और देश का कल्याण समाजवादी जो दर्शन है लोहिया जी का, उसी के मुताबिक हो सकता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों की ध्वजवाहक समाजवादी पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी नेता, सबसे विजनरी लीडर अखिलेश यादव जी हैं और उनकी अगुवाई में समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समतामूलक समाज की संरचना का जो संकल्प है उसे पूरा करने की दिशा में दिन रात लगी हुई है। और आप इस बात को जानते हैं कि आज सबसे ज़्यादा कठिन दौर में देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, भारत का संविधान खतरे में है और इस देश की जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं आज उनकी गरिमा भी खतरे में है। उनके ऊपर कई तरह के प्रहार हो रहे हैं, तो उनकी गरिमा। और दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, आज वो प्रस्तावना के विपरीत केंद्र और प्रदेश में सरकार जो आरूढ़ है, सत्ता में है, वो उसके विपरीत आचरण कर रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवहेलना हो रही है। तो ऐसी सूरत में जो भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है, जो साझी विरासत, जो कंपोजिट कल्चर, हमारे देश की जो खूबी है, विविधता में एकता, जो विश्व के स्तर पर, विश्व के पैमाने पर हमारी पहचान है, आज वो जो डाइवर्सिटी में जो खूबसूरती है, जो सौंदर्य है, उस पर प्रहार हो रहा है। और बहुसंख्यकवाद के नाम पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति वर्तमान में जो केंद्र और प्रदेश में सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार उन संवैधानिक मान्यताओं को रौंद रही है। तो ऐसी सूरत में समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। और समाजवादी पार्टी जो पिछले लोकसभा के चुनाव में जिसने बेहतर प्रदर्शन किया, और ये श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जाता है कि आज केंद्र में जो सरकार है वो बहुमत से वंचित हुई है, तो समाजवादी पार्टी की वजह से हुई है। तो आपने सदन में आवाज़ उठाई थी और जो विद्युत व्यवस्थाओं के लिए विद्युत बोर्ड बना था उसके लिए भी, और वर्तमान में विद्युत का निजीकरण भी हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? उस समय सदन में इस पर कई घंटे तक डिबेट हुआ था और उत्तर प्रदेश की सरकार, जो उस समय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस समय जो राज्य विद्युत परिषद के विघटन का प्रस्ताव जो तत्कालीन सरकार लाई थी विद्युत सुधार के नाम पर, तो उसको डिसअप्रूव करने का प्रस्ताव मेरा था, उसके अनुमोदन का प्रस्ताव मेरी तरफ से था। और मैं उस पर विस्तार से मैंने कहा कि हमारे देश के जिन जिन हिस्सों में सरकारी क्षेत्र के विद्युत संस्थाओं को तोड़ा गया, विघटित किया गया, वहाँ दुष्परिणाम उसके वहाँ की जनता ने भोगा है। और मैंने प्रखर इसका विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। और हमने कहा था कि आज कहीं न कहीं विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए आप इतनी समृद्ध सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था को आप विघटित करने जा रहे हैं और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भोगना पड़ेगा। राज्य विद्युत परिषद का विघटन कतई उचित नहीं है, लोकहित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, लेकिन सरकार ने अपने बहुमत की बदौलत राज्य विद्युत परिषद को विघटित किया, उसके कई कंपनियों में उसे विभाजित किया। और आज हालत ये है कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल वितरण निगम को भी जो बेचने का, निजी हाथों में देने का, जो पिछले कई महीनों से कर्मचारी और अभियंता इसकी खिलाफत कर रहे हैं, वो उनकी लड़ाई जायज़ है। और जिस दिन ये निजी हाथों में जाएगा, उत्तर प्रदेश के किसान का कल्याण नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के आम उपभोक्ता का कल्याण नहीं होगा। आज की ही तारीख में मुझे ऐसा लगता है
कि हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की जनता खरीद रही है, उपभोग कर रही है। और कल को अगर ये निजी हाथों में चला जाता है, इसका निजीकरण हो जाता है, तो इसका दुष्परिणाम प्रदेश की जनता को और भोगना पड़ेगा। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं और सपा के आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप राजनीति में एंट्री किए और आज इस जगह इस मुकाम पर आप हैं। अब इस सवाल का जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा राजनीतिक सफ़र है वो विश्वविद्यालय विद्यार्थी राजनीति से हमारी शुरुआत है। और आप जानते होंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, उसका जो युवा संगठन था उसका नाम था समाजवादी युवजन सभा। तो हम लोग विश्वविद्यालय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के नेता थे, हम छात्र संघ के नेता थे, और वहाँ से छात्र संघ से समाजवादी युवजन सभा से जुड़ के हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। और बाद के दिनों में इसी समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के खातिर विभिन्न पड़ाव पार करते हुए जब जनता दल का निर्माण हुआ, फिर जनता दल का विघटन भी तमाम तरह का हुआ, तो 96 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैं आया, और उसमें पार्टी बहुत सीमित हो गई थी। जनता दल कई हिस्सों में विभाजित हुआ था। बावजूद इसके जो विधायक चुन के आए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं विधानमंडल दल का नेता रहा। और उस दौर में 96 से लेके 2002 का जो 13वीं विधानसभा थी, उस 13वीं विधानसभा में मैं लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर था, जनता दल विधानमंडल दल का नेता था। और उस दौर में उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे विद्युत का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बाढ़ के स्थायी समाधान का मामला, सबसे महत्वपूर्ण डिबेट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 10, 11, 12 घंटा तक डिबेट मेरे उस प्रस्ताव पर हुआ था। और मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस सवाल को उठाया था कि उत्तर प्रदेश की बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए, जब इस देश में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े प्रमुख नेता मिस्टर जे.एस. हाथी की अध्यक्षता में उन्होंने एक कमीशन गठित किया था, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जयसुखलाल हाथी, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, कई राज्यों के राज्यपाल थे। तो जे.एस. हाथी कमीशन जो था, उसकी पूरी रिपोर्ट भारत सरकार के सरकारी कार्यालयों में पड़ा हुआ है। मैंने यही कहा था, ये उस दिन डिबेट हुआ जिस दिन उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था। उत्तराखंड उसके बाद बन गया। ये उस दिन की बात है जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमावली के 103 के अंतर्गत मेरी ये सूचना उस दिन स्वीकृत हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के बारे में, कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठित होगा, और दूसरी तारीख से उत्तराखंड अस्तित्व में आ गया। उस दिन की बात है। और मेरा प्रस्ताव ये था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ये प्रस्ताव पारित करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि हर साल आने वाले बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं को लागू किया जाए। ये एक वाक्य का प्रस्ताव मेरा था, और जिसको मत विभाजन के जरिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 11 बजे रात को 11 बजे रात को मेरे प्रस्ताव को उन्होंने गिरवाया। तो मैंने ये कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को गंभीरता से देखेगी कि उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए आप कितना गंभीर हैं, और ये सरकार का जो अगंभीर रुख है, इस रुख से प्रदेश की जनता के भीतर आक्रोश पैदा होगा, और आपकी नीयत उजागर होगी कि आप बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं चाहते हैं। नदी से नदी जोड़ने की जो योजना थी, उस पर क्या अमल हो पा रहा है? ऐसा है कि उसमें कई तरह की योजनाएं हैं। संपूर्ण है तो देश के स्तर पर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग और देश के विभिन्न हिस्सों में आने वाली बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो डिबेट मैंने किया था, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, उन प्रमुख नदियों का उद्गम है नेपाल, और नेपाल से बात करके, मतलब नेपाल से हमारा पड़ोसी देश है, उससे हमारे देश की जो केंद्र सरकार है वही तो बात करेगी वहाँ। तो जितनी परियोजनाएं हैं, चाहे भालूबाद परियोजना हो, करनाली परियोजना हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। नेशनल फ्लड कमीशन में ये सारी परियोजनाएं हैं,
और उसमें विशेषज्ञों ने बिल्कुल काम करके तैयार किया है कि उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या का समाधान कैसे होगा। और उसमें हमारे और नेपाल के सहयोग से जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कितनी बिजली पैदा होगी, कहाँ कहाँ डैम बनाना है, कहाँ नदी के पानी को कैसे कैसे नियंत्रित करना है, ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या से होने वाली जो अपूर्णीय क्षति है, उस क्षति से प्रदेश को बचाया जा सके। में जो योजनाएं बन रही हैं वहाँ पर क्या कार्य चल रहा है, किस तरह की योजना? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक कहीं भी प्रदेश की सरकार कोई सार्थक प्रयास प्रदेश के किसी भी हिस्से में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नहीं करती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए, मानसून आ रहा है, 15 जून के पूर्व ये हर हालत में सारी बाढ़ के नियंत्रण की और सूखे की दोनों बैठकें शुरू हो जाती थीं कि कहाँ अगर बाढ़ नहीं आई तो सूखे से निपटने की क्या कार्य योजना होगी, बाढ़ से निपटने की क्या कार्य योजना होगी। हमारी अपनी खुद की जानकारी में जो अब तक जानकारी है, कोई गंभीर प्रयास सरकार नहीं कर रही है। अगर मान लें कि आप इस मानसून में अगर नदियाँ उफनती हैं, बाढ़ के चपेट में प्रदेश और पूर्वांचल आता है, तो हमारी तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तैयारी नहीं कर रही है। धन्यवाद सर आपका, जी। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप इतने जगहों पर आपने सदन में बात उठाई, चाहे वो विद्युत व्यवस्था की हो, चाहे तमाम सारी योजनाएं जल परियोजनाओं पर आपने बड़ा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मैं उनका अभिवादन करता हूं। उन्हें अपनी तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।